नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। मेरे साथ दो बड़े माने हुए एडवोकेट्स बैठे हैं एंड स्पेशली आई मस्ट से कि बाकी सब साइड में हटाऊं सबसे पहले, एंड आई होप आई डोंट टेक दिस अवे, बट नेशनलिस्ट बैठे हैं दो हु आर नॉलेजेबल इन लॉ। एंड हमारे देश में इस टाइम पे सबसे बड़ा जो चैलेंज है वक्फ का, जो सुप्रीम कोर्ट में इस टाइम पे चैलेंज किया जा रहा है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। हमारे साथ हैं एडवोकेट अमिता सचदेवा जी, जिन जो बाय द वे ट्विटर पे काफी काम करती हैं। मैम नमस्कार। एंड ऑफ कोर्स सर एडवोकेट मार्कन सर, हु इज अगेन जिन्होंने मेरे को एक लाइन सर ने बोली बिफोर द स्टार्ट ऑफ द शो कि देश के लिए काम करने के लिए हम सारे यहाँ पर खड़े हैं। सो देश धर्म, which is what we are standing for. So I think that is a beautiful thing that sir said, and मैं I think आपके इंट्रोडक्शन में वही चीज आपको बोलना चाहूंगा सर। वेलकम टू द शो। आदित्य जी, वन थिंग आई वुड लाइक टू ऐड, हम लोग सिर्फ ट्विटर पे ही काम नहीं करते, हम ग्राउंड पर काम करते हैं। मैम, आपका जो ठीक ट्विटर पे है। रीच रहा है, आपने जिस तरह जी से ट्विटर के ऊपर रीच बनाई है अपनी, जी that's what I was trying to mention, and जी जी you fought certain cases which were a lot dear to a lot of people online, जी जी and जिस तरह से लोगों ने कई हमारे गॉड्स गॉडेसेस को अब्यूज किया, आपने वो पर्सनली आपने टेकअप किया, तो फर्स्ट थैंक यू फॉर दैट। I'll आई एम start द with कंप्लेनेंट, आई एम द कंप्लेनेंट इन ऑल द केसेस एंड सर इज माय काउंसल ऑन रिकॉर्ड। मैं सर से स्टार्ट करूंगा मैम, इफ यू परमिट जी, मी। यस प्लीज प्लीज। सर प्लीज टेल मी, ये जो एक चैलेंज अभी ये जो हमारे इतने सारे आई डोंट नो एडवोकेसी ग्रुप्स बोले कि जो पीआईएल ग्रुप्स बोले कि जो मर्जी बोले इनको, दे हैव चैलेंज दिस इन द कोर्ट्स, द वक्फ एक्ट, जो पार्लियामेंट में पूरी मेजोरिटी के साथ लंबे डिस्कशन के साथ जेपीसी के बाद इट्स बीन क्लियर्ड। एट द आउटसेट आपको क्या लगता है सर, हाउ डीप इज द केस? बिकॉज द मेन आर्ग्यूमेंट दैट इज बीइंग गिवन कि यार ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बिल है एंड उसका अमेंडमेंट हुआ है, सो देयर इज नथिंग एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल अबाउट इट। सो हाउ डू यू सी दिस? Other, uh, without mincing words, I would straightway say that this amending act is perfectly keeping with constitutional principles, with few caveats, few riders, which I will indicate. But long time, something extremely anomalous situation was in existence in our country. It was in existence because nobody was bothered about it, as simple as that. Affected people were suffering, उनसे कोई लेना देना था नहीं, जिनको परेशानी थी वो भाग रहे थे, सॉरी टू से तकलीफ पा रहे थे, मगर nobody was bothered about it. So extremely anomalous position which began particularly in 1954 continued or aggravated in 1995, further aggravated in 2013, is sought to be corrected because it was a law of its own kind, and those kind of rights were not available to anybody, not known to any jurisprudence, not available in the other countries in the world, including the Muslim countries. But such law was in existence for long time. Now it remained in existence for long time is not enough justification for not changing it. And something happened in this country. 2014, something happened. It is not only mere political change, it is cultural change. People started thinking अस्मिता, स्वत्व, ये शब्दों का जो मतलब निकल चुका था, कोई भी उठे और हमारे देश के बारे में बात करे, गंदी बात करे, धर्म के बारे में गंदी बात करे, हमारे भगवान, हमारे मान्यताओं पे कीचड़ फेंके, और हमें उसका क्या, ये मेंटल फ्रेम में मेजॉरिटी थी. देयर वेर पीपल हु वर वर्किंग, देयर वेर, आई विल नॉट से कि सब पूरे के पूरे 100% सो रहे थे, मगर जो करने वाले थे
उनका परसेंटेज अगर देखें तो इट कांट बी मोर देन 1%. दैट 1% इज नाउ इंक्रीजिंग. और ये आदत बाकी समाज को नहीं थी, इसीलिए परेशानी हो रही कि सनातन कभी बात ही नहीं करेंगे. सनातन सहिष्णु है, सनातन टॉलरेंट है. हमारा टॉलरेंस का इतिहास सैकड़ों साल पुराना है. हमारे में गद्दारों का इतिहास सैकड़ों साल पुराना है. इतिहास बताता है कि अगर वैसे गद्दार नहीं होते तो शायद हम गुलामी में जाते भी नहीं, मगर वो अलग टॉपिक है. तो जो गलत था वो सही करने की कोशिश की गई है और हम पार्लियामेंट का बहुत दिल से, मन से धन्यवाद करते हैं. और जैसे मैंने पहले लाइन में ही बताया कि जो भी किया है, एक 2-4 बातें छोड़ के जो अभी बात में हमारे बातों में आ जाएंगी, ये जो अमेंडिंग एक्ट है मेरे हिसाब से, मेरे समझ पे, मेरे अनुभव के आधार पे ये घटना के अनुसार है. wrong has been sought to be corrected. करेक्ट. This is the analysis. थैंक यू सो फॉर दैट. मैम आपके पास लेके जाता हूँ. मैम जो चैलेंज कर रहे हैं, किस बेसिस पे इसका चैलेंज दिया जा रहा है कोर्ट्स के अंदर? देखिए, जितना मैंने न्यूज़ में सुना, क्योंकि इन लोगों ने जो पिटिशन फाइल की है उसकी कॉपी हमारे पास नहीं है, बट जो इन्होंने मेन जो चैलेंजेस किए, वो सबसे पहला वक्फ बाय यूज़र का जो कंसेप्ट था वो अभी हटा दिया गया. वक्फ बाय यूज़र के कंसेप्ट के हिसाब से ये अगर किसी प्रॉपर्टी को सालों साल से यूज़ कर रहे थे विदाउट हैविंग एनी डॉक्यूमेंटेशन इन देयर फेवर, वो अपने आप को इसका ओनर मानते थे. तो ये कंसेप्ट आज खत्म हो गया है कि वक्फ पे यूजर जो है, या अगर उनके पास डॉक्यूमेंट्स होंगे देन ओनली दे विल बी द ओनर्स ऑफ दैट प्रॉपर्टी, अदरवाइज नॉट. फिर जो एक प्रावधान अभी नए एक्ट में आया कि इनका जो बोर्ड है या जो काउंसिल होगा उसमें 2 मुस्लिम महिलाएं भी होंगी और 2 नॉन मुस्लिम व्यक्ति भी शामिल होंगे. तो इसको भी ये चैलेंज कर रहे हैं. इनका ये मानना है कि ये हमारा एक रिलीजियस बोर्ड है, इसमें नॉन मुस्लिम का आना जो है वो ठीक नहीं है. और मुस्लिम महिलाओं के लिए ये क्या कहते हैं, मुस्लिम महिलाओं के लिए कह रहे हैं कि हमारे धर्म में मुस्लिम महिलाओं के लिए अलग से प्रावधान है एक दूसरे एक्ट में, तो इसमें मुस्लिम महिलाओं को शामिल करना ठीक नहीं है. हमारे जो इंटरनल जो हमारे लॉज हैं उसमें दखल अंदाजी करना है, ये इनका कहना है. फिर सेक्शन 3B जो अभी इंसर्ट किया गया, जिसके हिसाब से वक्फ बोर्ड को उनके पास जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं उनके डॉक्यूमेंट्स, उनकी डिटेल्स कि वो प्रॉपर्टी कहाँ से आई, किसने डोनेट की, उसकी वक्फ डीड है या नहीं, वो गवर्नमेंट के पोर्टल पे अपलोड करेंगे विद इन 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ दिस एक्ट. और उसके बाद एक फर्दर 6 months का भी एक्सटेंशन पीरियड है. तो इनको अब ये चिंता हो रही है कि हमारे पास तो इतनी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जिसे हम इतने समय से यूज कर रहे हैं विदाउट एनी डॉक्यूमेंटेशन, इतने हमने कब्जा किए हैं, अगर अब हम इसके डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं करेंगे तो ये सारी प्रॉपर्टी हमारे हाथ से चली जाएगी. तो ये बहुत बड़ी चिंता का विषय इनके लिए है और जो जरूरी भी है. जी जी मैम, मैं एक फॉलो अप क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा बिफोर आई कम बैक टू सर. जो वक्फ की होल्डिंग्स है, इज एज पर लॉ, इज इट रिलीजियस होल्डिंग्स मैम? देखिए, वक्फ जो बोर्ड है इट इज नॉट अ रिलीजियस बोर्ड, इट इज एन एडमिनिस्ट्रेटिव बोर्ड, मैं ये कहना चाहूंगी. और जो इसकी होल्डिंग्स है, वक्फ का पर्पस क्या है, वक्फ यानी अगर कोई भी इस्लामिक व्यक्ति है उसने अपने जीवन काल में जो भी पैसा कमाया या प्रॉपर्टी अर्ज की वो उसे डोनेट कर रहा है एज अ वक्फ. और किस उसका पर्पस क्या है डोनेशन का, कि जो गरीब लोग हैं मुस्लिम कम्युनिटी में, उनके वेलफेयर के लिए यूज हो, विधवाओं के लिए यूज हो, महिलाओं के लिए यूज हो. लेकिन वो पर्पस खो गया. वो पर्पस आज कहाँ शिफ्ट हो गया, कहीं मॉल बन रहे हैं, कहीं कुछ बड़े बड़े सेंटर्स बन रहे हैं. तो जो एक्चुअल पर्पस था वो तो डिफीट हो गया. तो रिलीजियस पर्पस इनिशियली बताया गया कि रिलीजियस पर्पस के लिए डोनेशन किया जा रहा है, लेकिन वो पर्पस आज की डेट में धीरे धीरे बिल्कुल डिफीट हो चुका है. जी, 5 स्टार होटल्स बने हुए हैं मैम, जहाँ पर जी पार्लियामेंट में जैसे बोला था कि आप जी इसको वक्फ लैंड बोलते हो, 5 स्टार होटल्स है, यहाँ पर तो पोक सर्व हो रहा है, तो आप किस में रिलीजियस की बात करो? जी. सर, आपने बोला था 3-4 चीजें जो आप हाईलाइट करना चाहते थे. मैं रिक्वेस्ट एंड आई थिंक मैम ने 1-2 चीजें उसमें बात करी हैं. आर दे द सेम कि आप कुछ डिफरेंट हाईलाइट करना चाह रहे थे सर?
थोड़ा सा ऐड करूंगा, जी, मगर पहले ये रिलीजियस नेचर पे थोड़ी कमेंट करूंगा। प्लीज थोड़ी, प्लीज। पिताजी ने जो बात कही कि ओरिजिन रिलीजियस होगा मगर वो वैसे बचा नहीं है, वो वैसे बचा नहीं है, वैसे रहा नहीं है आज। इसका ओरिजिन रिलीजियस है, इसमें कोई शंका नहीं। ये जो भी प्रॉफिट साहब थे उनके जमाने में, और आपको सुन के ताज्जुब होगा कि शुरुआत हो गई एक जू महिला ने कुछ जमीन, ऐसा कहते वो कन्वर्ट हो गई थी, मगर वो जू थी, जू। और जू और इस्लाम, इनका रिश्ता तो पूरी दुनिया जानती है। तो जू महिला ने कुछ जमीन जो है प्रॉफिट साहब को दान में दी थी या गिफ्ट दी थी, बिल अवे की थी, बिल में दी थी। और वो जमीन पब्लिक चैरिटी के लिए प्रॉफिट साहब ने ओपन करी। वो वक्त की शुरुआत मानी जाती है। और रही बात कुरान में, तो कुरान में एक दो चार जगह ऐसा लिखा है कि अगर हम भगवान के लिए कुछ करते हैं तो उसका 7%, 7 टाइम्स सवाब आपको मिलता है। तो ये रिलीजियस, ओरिजिन रिलीजियस है। मुगल पीरियड में भी शेरशाह सूरी, अकबर, इन्होंने वक्फ संभाले, लोगों के लिए कुछ बहुत कुछ किया। मगर आज जो देखा जाता है, आज इस सितंबर 2024 की अगर आप स्टैटिस्टिक देखें तो 8.7 लाख वक्फ ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टीज आर रजिस्टर्ड, 8.7 लाख। और 2006 में सच्चर कमेटी रिपोर्ट में इस प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन आया है 120 लाख करोड़। ये अभी सब जानते हैं कि इतना बड़ा लैंड होल्डिंग और इतनी प्राइस का लैंड होल्डिंग ये किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस इंडस्ट्री किसी के पास नहीं है। इनके ऊपर अगर देश में है तो शायद रेलवे है, इनके ऊपर की अगर बात करें, रेलवे, डिफेंस। डिफेंस है, डिफेंस एंड रेलवे बस। मगर ये सरकार है, डिफेंस एंड रेलवे सरकार है। जी, हाँ, आज घटना का जो बेसिक प्रिंसिपल है दैट ऑल लैंड इज ओन्ड बाय स्टेट, इट इज अ बेसिक प्रिंसिपल। मगर बिकॉज ऑफ फंडामेंटल राइट एक्विजिशन का आपको बहुत पैसा मिलता है। Thanks to 2013 Act, people have become very rich now. So it is religious in origin, but has been manipulated to such an extent. मैनिपुलेटेड। पार्लियामेंट भी हमारा, अंबानी का घर भी वक्फ, ताजमहल वक्फ, मध्य प्रदेश में कोई पैलेस है बुरहानपुर में, ये हमारा। और जो एंशिएंट मॉन्यूमेंट एक्ट में आता था, तो अभी जो नया एक्ट आया है उसमें एंशिएंट मॉन्यूमेंट की प्रॉपर्टी, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, शेड्यूल्ड ट्राइब्स की प्रॉपर्टी एक्सक्लूड करी है। जी, नो, मेरे हिसाब से आपत्ति कहां हो सकती है, जो मुझे रीजनेबल लग रहा है कि सेंट्रल काउंसिल जो है वक्फ की और स्टेट बोर्ड्स है, उसमें नॉन मुस्लिम मेंबर्स का इंट्रोडक्शन, ये एक प्रश्न चिन्ह हो सकता है, हो सकता है। और कौन वक्फ कर सकता है, इस पे एक कंडीशन डाली है अमेंडिंग एक्ट में, अ पर्सन शुड बी 5 years। प्रैक्टिसिंग मुस्लिम फॉर 5 years। ये कंडीशन जो है, ये कंडीशन बहुत सीरियसली आर्ग्यू हो सकती है, क्योंकि आज कोई मुस्लिम बन गया तो वो आज से ही पक्का या कट्टर, जो भी कहे शब्द आप यूज करना चाहे, वो बन ही जाता है। मगर शायद सोच ये होगी कि 5 साल में शायद उसको सच्चाई का पता चले और वो घर वापस आ जाए तो उसको 5 साल का पीरियड दिया जाए समझने के लिए कि हम कहाँ आ गए। तो ये 3 बातें मेरे हिसाब से, और अमिता जी ने जो बताया कि पूरी इंफॉर्मेशन सेक्शन 3B जो अमेंडिंग एक्ट है, अमेंडिंग सेक्शन है, पूरी इंफॉर्मेशन देनी है कि आपका डीड है कि नहीं। और इतनी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन है, और उसका पूरा पोर्टल और डाटाबेस बनने जा रहा है, और ये सब इंफॉर्मेशन 6 महीने में देनी है। ये बहुत परेशानी की बात है वक्त के लिए। जी, सर आपने और बोला, सॉरी इफ आई मे, आई विल जस्ट काउंटर अ क्वेश्चन टू यू सर। आपने 2 चीजें जो सबसे बड़ी बोली हैं, एक ही जो नॉन मुस्लिम्स का इंक्लूजन है,
which fair enough I take as a point, but अगर उसके अंदर if it's a non-religious body तो then there is no nothing to do with religion in that aspect. तो वो एक काउंटर है और उसके ऊपर आप मेरे को थोड़ा सा एजुकेट करिएगा. And it is it is religious. okay, It is in the religious. in the second point, sir, you also mentioned 5 साल का है, which is can it not be taken as a protection guarantee कि भाई किसी का forced conversion करा के उसके land को लेने के लिए आपने ये करा है, तो एक protection है वो. So how does that come across as an argument? But it can be objected to. There is जी. a freedom of religion in this country. Article 25 is there, 26 is there. हम्म. So it's a fundamental right to practice particular religion. जी. So I'm born Sanatani and I'm bound to remain Sanatani. But there may be some other person who may get convinced by some false notions and may get converted. There are people who come back to the fold after realizing the reality. हम्म. मगर मिसकंसेप्शन हो सकता है, मगर मगर अगर रिलीजियस फ्रीडम के एंगल से अगर हम उसको एग्जामिन करना चाहेंगे तो ये 5 साल का एक प्रश्न जी. है. इसमें कोई एंटी कन्वर्जन लॉज जो कई स्टेट्स ने निकाले हैं सर इस टाइम पे, उनका कोई इम्पैक्ट नहीं होता? इस पे इम्पैक्ट नहीं होता. मैं ये अमेंडिंग एक्ट और एंटी कन्वर्जन का वैसे डायरेक्ट रिलेशन तो है नहीं, मगर अगर हम ये ऑब्जेक्ट अगर समझने की कोशिश करें कि 5 इयर्स प्रैक्टिसिंग मुस्लिम क्यों कहा गया है, तो थोड़ा सोचने के बाद समझ में आता है कि कहीं वो फोर्स कन्वर्शन है, तो वेट करो और वो वेट करने का कितना पीरियड होना चाहिए. इट कैन बी 6 months, इट कैन बी 1 year, इट कैन बी एनी टाइम. But even one day can be an issue if we consider it on the touchstone of religious freedom, which is a fundamental right. थैंक यू सर. मैम आप कुछ कहना चाहती थी? हाँ, मैं इसमें ये कहना चाहूंगी, इसका एक कारण ये भी है ये कंडीशन डालने का, क्योंकि जो 90% वक्फ प्रॉपर्टीज हैं दे बिलोंग टू नॉन मुस्लिम. तो नॉन मुस्लिम की प्रॉपर्टी डोनेट हो सकती है, नॉन मुस्लिम की प्रॉपर्टी क्लेम की जा सकती है, कब्जा किया जा सकता है, लेकिन नॉन मुस्लिम जो है वो आपके मेंबर्स नहीं बन सकते. तो ये भी एक कारण है ये कंडीशन डालने का, जो मुझे समझ में आया. जी. नहीं, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने जो बताया है, बट मैम आई टेक दिस फॉरवर्ड विद यू कि जो अगर ये रिलीजियस एस्पेक्ट है इसका, देन डूइंग कमर्शियल एक्टिविटी ऑन अ रिलीजियस लैंड, वो तो कनेक्ट बनता नहीं है. इज इट अलाउड एज पर द चार्टर स्ट्रक्चर, एंड इज दैट अ वैलिड आर्ग्यूमेंट टू टेक अप कि आप रिलीजियस के लिए बात कर रहे हो तो उसके ऊपर 5 स्टार होटल चला रहे हो, मॉल चला रहे हो, पैसे बना रहे हो वहां पर. तो दैट्स व्हाट आई सेड कि वो पर्पस है जो वो डिफीट हो चुका है पूरी तरीके से. जी. 1923 का जो मुसलमान वक्फ एक्ट था उसमें जो कंडीशंस थी वही हम चाह रहे हैं कि वो आज भी आ जाए. पहले 1923 में सिविल कोर्ट का पूरा इंटरवेंशन था, सिविल कोर्ट ही वक्फ से रिलेटेड मैटर्स को डील करती थी, ट्रिब्यूनल का कोई कंसेप्ट ही नहीं था. लेकिन 1995 में ट्रिब्यूनल का कंसेप्ट आया और सिविल कोर्ट को बाहर कर दिया. तो वही हम चाहते हैं कि यहाँ पे ट्रिब्यूनल ना होकर सिविल कोर्ट होना चाहिए, क्योंकि अदर देन मुस्लिम्स कोई भी ऐसी कम्युनिटी नहीं है जिनका कोई स्पेशल बोर्ड बना हो या जिनके जो सिविल डिस्प्यूट्स हो वो किसी उनके पर्सनल ट्रिब्यूनल में जाते हो. सिविल अदालत पूरे भारत में सभी के लिए एक है, तो वैसे ही इनके लिए भी होना चाहिए, ये मुझे लगता है. जी. नहीं, वो है मैम. व्हाट डू यू थिंक इज द काउंटर टू दिस? इसका काउंटर आर्गुमेंट क्या हो सकता है उनकी तरफ से कि भाई आप यू आर इंट्रूडिंग विद इन रिलीजियस फ्रीडम, जैसे सर ने बोला था आर्टिकल 21 का कि हमारी फ्रीडम है, हम जो मर्जी करें इसमें. नहीं, आप सिर्फ फ्रीडम इज नॉट एब्सोल्यूट ना, आप किसी और के राइट्स को कर्टेल करके अपनी फ्रीडम तो एंजॉय नहीं कर सकते ना. वेरी सिंपल. सर कैन आई कम बैक टू यू? मैम ने बड़ा एक इंटरेस्टिंग सी चीज बोली है, फ्रीडम्स आर नॉट एब्सोल्यूट, सो प्लीज टेक दैट फॉरवर्ड एंड हेल्प अस अंडरस्टैंड. अमिता जी का ही पॉइंट में आगे ले जाता हूँ जी. कि वक्फ प्रॉपर्टी पे 5 स्टार बने, शॉपिंग मॉल बने, कोई परेशानी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है. उसका इनकम ये गरीब लोगों के लिए, गरीब तबके के लिए खर्च हो, ये अपेक्षा है. ये अपेक्षा है. इसलिए अभी जो सेक्शन 47 अमेंडिंग एक्ट में ये एनी वर्क कैन बी सब्जेक्टेड टू ऑडिट बाय सीएजी. सी अमेंडिंग एक्ट करना क्या चाहता है, इसीलिए मैंने कहा था ना कि दिस इज इन द इंटरेस्ट ऑफ मुस्लिम्स.
दिस इज इन द इंटरेस्ट ऑफ मुस्लिम्स. वक्फ माने कुल मिला के है क्या? रिलीजियस ओरिजिन, इसमें कोई शंका नहीं, मुझे कोई शंका नहीं. I have reference, Quranic references also I have taken out, and I have taken out hadith also relating to prophet. So इसका origin religious है, religious ही सब जगह मान्यता है. मगर इसका अगर कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन करना है तो उसका हर एक पैसे का हिसाब शुड बी ऑडिटेड, और हर एक उसका पैसा जो है वो जिनको जरूरत है उनके काम में आता है कि नहीं, इज द कंसर्न. आज जो देखा जाता है कि अभी कल मध्य प्रदेश का न्यूज है कि 1500 नोटिसेस इशू किए हैं वक्फ बोर्ड ने मध्य प्रदेश में, एंड इनक्रोचर्स आर, मोस्ट ऑफ देम आर पॉलिटिशियंस. सो दैट इज a defeating the purpose. Otherwise, let me be very candid. See, let me be very candid. I have my own study and opinion about Islam, but I keep it away. Let me be very candid. Waqf is a sort of welfare state. It's a sort of welfare state, provided it is implemented in the letter and spirit. और किसी की जहां आपका कुछ हक नहीं, कोई संबंध नहीं है, ऐसे भी प्रॉपर्टी को अगर आप ध्यान नहीं रखेंगे, ईमानदारी से अगर वक्त का ही प्रॉपर्टी यूज करके गरीबों के लिए यूज करे, तो nobody has any issue with this. That is in the interest of society. That is in the interest of majority of Muslims. Majority of Muslims, they don't know what it is. रास्ते पे आते पत्थर फेंकते क्योंकि उनको बताता है, उनको वो जानते ही नहीं है. मगर वक्फ अगर इंप्लीमेंट हो गया तो दैट इज गोइंग टू बी इन द इंटरेस्ट ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी लाइक एनीथिंग. दे विल रियलाइज इट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. इसलिए बहुत एक सुंदर सजेशन आया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट शुड हैव इंप्लीमेंटेड दिस एक्ट इन द स्टेट्स वेयर बीजेपी इज देयर, और कुछ ही दिन में पता चलता बाकी लोगों को इट इज वर्किंग. वेस्ट बंगाल, देयर आर 3 मार्टर्स नाउ ऑफ वक्फ अमेंडिंग एक्ट. सर बहुत तकलीफ हुई मैं पढ़ के सुबह, बहुत तकलीफ हुई सर. सामान्य आदमी मर गया, कोई ठीक ठाक मरता तो बड़ा न्यूज होता, मरता सामान्य आदमी है, और रास्ते पे आने वाला सामान्य, मरने वाला सामान्य. कोई ठीक ठाक अगर दाव पे लग जाए ना तो बहुत सारी बातें खत्म हो जाएगी. वो तो बात आपकी एकदम ठीक है सर. एंड दीज आर थ्योरीज ऑफ मास मैनिपुलेशन. ये लोग यूज करते हैं बिकॉज एक क्राउड लिसन्स टू इमोशन मोर देन लॉजिक. तो वो इमोशनली चार्ज अप करते हैं लोगों को, और उसके बाद ये चीजें होती हैं. एंड इट इज रियली अमेजिंग. बट मैम, आई टेक दिस नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू कि जो एक रिलीजियस कैरेक्टर की ये बात करते हैं, एंड यू नो दे ऑलवेज कनेक्ट दिस टू प्लेसेस ऑफ वर्शिप, एंड ये वो वापस इधर उधर लेके जाते हैं ये लोग. बिकॉज जब ये आर्गुमेंट होता है, एंड व्हेन पीपल लाइक यू और पीपल हु नो अबाउट दिस इसके बारे में काउंटर आर्गुमेंट्स देते हैं, तो ये वापस उसी पे लेके जाते हैं कि भाई ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को आप तंग करने की कोशिश कर रहे हो. एंड दे टॉक अबाउट वन मेजर थिंग जिसके बारे में कई लीडर्स ने बोला है कि भाई दिस इज अनदर वे ऑफ टेकिंग ओवर ओल्डर मॉन्यूमेंट्स, जहां पर आप बोलते हो यहाँ पर हमारा मंदिर है. तो इज दैट अ आर्ग्यूमेंट दैट कैन बी गिवन इन कोर्ट कि ये दूसरी तरफ से लैंड ग्रैब करने की कोशिश कर रहे हैं मंदिर बनाने के लिए? देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी, जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है और जो वक्फ एक्ट है, वो दोनों एक्ट जब लाए गए उसके पीछे कैसी सोची समझी स्ट्रैटेजी रही, वो मैं बताना चाहूंगी. प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट कहता है कि जो प्रॉपर्टी, जिस किसी प्रॉपर्टी का जो रिलीजियस स्ट्रक्चर है 15 अगस्त 1947 को, वो वही रहेगा, चेंज नहीं होगा. लेकिन पूरे एक्ट में ये कहीं नहीं बताया गया कि रिलीजियस स्ट्रक्चर कैसे डिटरमाइन होगा. जैसे अभी सभी विष्णु शंकर जैन जी जो केसेस कर रहे हैं, मथुरा कृष्ण जन्मभूमि, मैं भी उस केस में उनके साथ हूँ, दिल्ली के कुतुब मीनार वाले में या फिर वाराणसी वाले में. तो रिलीजियस कैरेक्टर डिसाइड कैसे होगा? अगर किसी मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाई गई है, वो भी 15 अगस्त 1947 से पहले, तो क्या वो जगह जो है वो उसका जो रिलीजियस कैरेक्टर होगा वो मस्जिद होगा? नहीं. भगवान श्री राम का जो भव्य मंदिर हमें मिला, उसमें जो अयोध्या की जो जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट ने उसमें लिखा है पैरा नंबर 116 में, वंस देयर इज अ टेम्पल देयर इज ऑलवेज अ टेम्पल.
अगर किसी मंदिर को तोड़ के मस्जिद भी बनाई गई है तो भी वो जगह मंदिर ही रहेगा, और उसका जो रिलीजियस कैरेक्टर है वो मंदिर ही रहेगा। तो एक तरफ तो आप प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में हिंदुओं को बाहर कर रहे हो, ऐसा कहकर कि जो रिलीजियस कैरेक्टर, अगर 15 अगस्त 1947 को कोई वो मस्जिद है तो उसे आप नहीं छेड़ोगे, वो मस्जिद ही रहेगी। और उसके बाद वो 1991 का एक्ट है, वक्फ एक्ट। उसके बाद आप 1995 में वक्फ एक्ट को लाते हो, जिसमें आप ये कहते हो कि सेक्शन 40 भी बोलता है कि हमें जो लगेगा वो प्रॉपर्टी हमारी है, उसे क्लेम करेंगे, और आप उसको चैलेंज भी नहीं कर सकते, आपको कोई रेमेडी भी नहीं है। अगर आपको चैलेंज करना है तो आप हमारे ट्रिब्यूनल में ही आओगे, जिसमें हमारे लोग ही बैठे हैं। तो कितना इसका कनेक्शन है, सोची समझी स्ट्रैटेजी है उस समय की। ये बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है इसमें। सर मैं यही सवाल आपके पास लेके जाऊंगा, क्योंकि जो दूसरी तरफ से बोला जा रहा है कि यार जैसे मैम ने कनेक्शन बड़ा क्लियरली एस्टैब्लिश करा है, आई थिंक इट्स शी पुट इट आउट वेरी वेल, कि इसी को यूज करने की बात करें कि यार ठीक है हम लोग एक यूज करते थे, अब आप यूज करने की कोशिश कर रहे हैं ये चीज। सो दे वांट टू जस्ट फ्लिप द गेम द अदर साइड एंड से कि भैया आप भी तो वही चीज कर रहे हो, एंड आई एम बीइंग अ One more, डेविल्स एडवोकेट। जो मैं तो चाहता हूँ जितने मंदिर है वो वापस आने चाहिए, उसमें कोई डाउट नहीं है। आई मीन आई एम ऑफ दैट नेचर। one, we are all together. वन मोर सेक्शन आई ऐड अमिता जी का, जी सेक्शन 40 में जैसे बोर्ड को लगा कि ये हमारी प्रॉपर्टी है, नोटिफिकेशन निकला, जी हाँ, जिसका भी दुर्भाग्य होगा, हाँ, और जिसको क्या बोलते हैं सैटर्न का साढ़े साथी चल रहा होगा, हाँ, तो उसके प्रॉपर्टी पे नोटिफिकेशन आ गया, 20-25 साल बंदा बिजी रहा, परेशान रहा। इसके साथ एक सेक्शन है था 107, 107 वेरी डेंजरस प्रोविजन, दूसरे किसी के लिए लागू नहीं था, इसमें था कि वो प्रॉपर्टी 1950 में वक्फ करके यूज की जाती थी, ये बेसिस पे 2024 में क्लेम हो सकता, क्योंकि लिमिटेशन एक्ट लागू ही नहीं है। लिमिटेशन एक्ट का एक सिंपल प्रिंसिपल है सेक्शन 27 रेड विथ आर्टिकल 65, कि मेरे प्रॉपर्टी के पे कोई मेरे नॉलेज में अगर 12 साल कोई बैठे तो मेरा ओनरशिप ट्रांसफर होता है बाय ऑपरेशन ऑफ स्टैट्यूट, दैट इज नोन एज एडवर्स पोजीशन। बट 95 एक्ट में सेक्शन 40 ड्रैकोनियन सेक्शन एंड सेक्शन 107 लिमिटेशन एक्ट का सवाल नहीं। अब थोड़ा इतिहास को यहाँ टच करना जरूरी है, थोड़ा कि औरंगजेब साहब जो है वो 1707 में वो अल्लाह के पास चले गए, 1707 यही महाराष्ट्र में औरंगाबाद में। पूरे देश में इट वाज अ मराठा साम्राज्य। Yep, 1759 sir, yes, absolutely correct. हाँ, फर्स्ट बाजीराव डिसाइडेड कि दिल्ली के तख्त पे कौन बैठेगा। पूरा रेवेन्यू वाज कंट्रोल्ड बाय महाराष्ट्र, मराठा राज्य Marathas. from Pune जी was the जी seat of power, and I'm sitting at Pune at the moment. I'm sitting at Pune and I'm adjacent to Shanwarwada. अच्छा, Shanwarwada was the seat of power. yes yes. So मुगल साम्राज्य खत्म हुआ था, मराठा राज था। उसके बाद मराठा भी हार गए 1818 में ब्रिटिशों से, तो ब्रिटिश आ गए। तो तब की ओनरशिप बचती किधर है? कौन था मालिक? तो दूसरे आके बैठ गए, तो ओनरशिप बचेगी लिमिटेशन एक्ट के तहत। मगर 107 ने यह कर दिया कि सन 1700 में फली फली जगह पे मस्जिद थी, वक्फ है, हमारा वक्फ है। जैसे मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का जजमेंट जो था, जो 2024 में आया था, जस्टिस अहलूवालिया, वो व्हाट्सएप पे क्लिप घूम रही बहुत थी। फेमस हुआ था, yes sir. जज साहब पूछ रहे थे, सरकारी दफ्तर भी बना दो वक्फ, वो भी बना दो वक्फ, तब ले जाओ, एक नोटिफिकेशन इश्यू कर दो। तो वहां शाह शुजा का टॉम्ब, नादिर शाह का टॉम्ब, बुरहानपुर का पैलेस, नोटिफिकेशन निकाल दिया बोर्ड ने, ये वक्फ है। थैंकफुली मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने बोला कि भैया एंशिएंट मॉन्यूमेंट एक्ट है, उसके तहत ये वक्फ वगैरह भूल जाओ। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, कर्नाटका में बड़ी बड़ी सारी प्रॉपर्टी बोर्ड ने बोला ये वक्फ है।
तो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है जस्टिस राजेंद्र बाबू का 2004 का, जहां एंशिएंट मॉन्यूमेंट है वहां वक्फ नहीं चलेगा। अभी तो स्टैट्यूट में ही गवर्नमेंट हाँ जी। प्रॉपर्टी मॉन्यूमेंट्स एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। तो सर ये 107 was one more serious issue with 40, और उससे हैवॉक होता था। अच्छा, दूसरे किसी भी स्टैट्यूट या जूरिस्प्रूडेंस में सर ये कंसेप्ट मालूम ही नहीं है। इसीलिए मैं होपफुल हूं कि सुप्रीम कोर्ट विल अपहोल्ड अमेंडिंग एक्ट। जूरिस्प्रूडेंस डजंट नो दिस काइंड ऑफ कंसेप्ट कि मुझे लगता है कि फलानी प्रॉपर्टी मेरी है, इसीलिए मैं दावा ठोक दूंगा विदाउट एस्टेब्लिशिंग माय लीगल राइट थ्रू लीगल प्रोसेस। हम्म, If I believe that some property belongs to me, I have to go to court, sir. जी। I can't tell owner, look, this is my property, walk out of the property, और ट्रिब्यूनल में जाओ, धक्के का उधर। This is not known to jurisprudence. So entirely unknown concepts came to be introduced in 5495। बहुत साल चलता रहा। अल्टीमेटली 2019 में, जैसे अमिता जी जैन परिवार के साथ बहुत अच्छा काम करती है, मथुरा ज्ञान वापी हुए, उन्होंने चैलेंज किया इसको। हम्म। दैट नाउ चैलेंज इज पेंडिंग, तो देखा जाए। सर आपने ओनरशिप का लिया, एंड आई वांट टू टेक दिस अप टू मैम इन द लास्ट सेक्शन ऑफ दिस एक्चुअली वेरी ग्रेट कॉन्वर्सेशन। आई मस्ट से आपने काफी काफी चीजें क्लियर करी हैं। मैम ये ओनरशिप सर ने जो बोला है, नाउ दिस इज बिकॉज ऑफ द हिस्ट्री जो हमारी बुक्स के अंदर है कि भाई वो जो मराठा एम्पायर को तो पूरी पूरी तरह से वाइप आउट किया हुआ है, राइट? सो इट्स अ हिस्टोरिकल आर्गुमेंट, यू नो, इट्स अ फैक्चुअल हिस्टोरिकल आर्गुमेंट। इसके अंदर तो जो भी, जैसे आपने बोला 1930s के अंदर जो एक्ट आया था उसके हिसाब से जो इनकी प्रॉपर्टीज हैं वही बचेंगी, इसके आगे तो कुछ नहीं बचेगा, बिकॉज द रेस्ट ऑफ द थिंग्स वर ऑलरेडी इन अनदर नेम ऑल टुगेदर। दे वर ईदर द मराठास, और मराठास के बाद जो बाद में किंगडम्स आए, क्योंकि ब्रिटिश ने अपने नाम पे लैंड तो नहीं किया था, ओनली इन सर्टेन एरियाज दे मेड लैंड देयर ओन, एंड दे हैड डील्स विद लोकल किंगडम्स जिनके साथ वो अपने एम्बेसडर्स रख के रूल करते थे। इट वॉज द सिमिलर चक्रवर्ती स्ट्रक्चर जो हमारा एंशियंट टाइम्स में होता था। सो नॉट ऑल द लैंड वॉज ब्रिटिश होल्डिंग, द क्राउन होल्डिंग, राइट? द एडमिनिस्ट्रेशन वॉज ऑब्वियसली द क्राउन। तो ये कैसे आगे लेके जा सकते हैं द फैक्टर ऑफ ओनरशिप? एंड एम आई करेक्ट इन माई अंडरस्टैंडिंग फर्स्टली मैम? नहीं, देखिए ओनरशिप के लिए, देखो सबसे पहली बात जो इस अमेंडिंग एक्ट में ये है कि दे हैव टू शो द डॉक्यूमेंट्स टू प्रूव देयर ओनरशिप। यही तो इस पर्पस है पूरे अमेंडमेंट का कि इतने सालों से जो ये प्रॉपर्टी हथिया रहे हैं बाय इलीगल मींस, बाय वट एवर मीन्स, कह दिया कि ये प्रॉपर्टी हमारी है और नोटिफिकेशन इशू कर दिया, तो यही तो अब ये सामने सारी चीजें आने वाली हैं विद इन 6 मंथ्स, या उसके बाद जो फर्दर 6 महीने का टाइम है। यही तो सारा इनकी प्रॉब्लम है, जो 15 या 20 पिटिशन इमीडिएटली विद इन 2-3 डेज सुप्रीम कोर्ट में फाइल हो गई हैं। और अब यही हिस्ट्री के मुझे पर्दे देखना खुल है। जाएंगे, जी हिस्ट्री के पर्दे बिल्कुल, खुल जाएंगे। हाँ। बिल्कुल। और अब यही मुझे देखना है कि मैं आपको बताना चाहूंगी आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों को कि 2019 में सबसे पहले एडवोकेट विष्णु शंकर जैन जी और उनके पिता श्री हरिशंकर जैन जी ने 2019 में वक्फ एक्ट 1995 को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी पिटीशन डिसमिस कर दी, ये कहकर कि अब हाई कोर्ट जाइए। आज हाईकोर्ट में करीब 120 ऐसी पिटीशंस पेंडिंग हैं जो वक्फ एक्ट 1995 को चैलेंज किया गया। दिल्ली हाईकोर्ट में पेंडिंग है, एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय जी ने वक्फ एक्ट 95 को दिल्ली हाईकोर्ट में चैलेंज किया हुआ है, वो अभी पेंडिंग है। तो ये भी मैं देखना चाहती हूँ कि सुप्रीम कोर्ट इनको क्या कहता है। जब मेन एक्ट को जब चैलेंज किया गया तो वो हाईकोर्ट में पेंडिंग है, उसमें कुछ चुनी हुई अमेंडमेंट्स हुई हैं, उसको चैलेंज करने के लिए मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट में आ गया। तो क्या सुप्रीम कोर्ट उनको भी वापस हाई कोर्ट भेजेगा, ये मुझे देखना है सबसे पहले। What do you think about this, sir? Because जो अभी तक जो केसेस फाइल हुए हैं, as a matter of fact, अर्जेंट हियरिंग, वहां पर बोला गया कि भाई देयर इज नो अर्जेंट हियरिंग, एक प्रोसेस है, बट एनीवेज अर्जेंट हियरिंग बहुत हमने देखी है होते हुए। दिस वाज रिजेक्टेड फॉर सम रीजन, फेयर इनफ, आई एम हैप्पी अबाउट इट, बट ये जो बोला गया कि भाई एक प्रोसेस है उसको फॉलो करिए, और अभी इतनी सारी पिटिशंस जो आके बैठी हैं, विल दिस क्रिएट दिस थिंग कि और इनको सबको ज्वाइन करके बोला जाएगा कि आओ जी प्रेजेंट योर केस, कि इनको बोला जाएगा वापस? आप क्या कहते हैं देयर कैन बी 2-3 ऑप्शंस। सर? हाँ, मैम, सर से पूछिए, सॉरी। नहीं, no problem, please. in our job,
2 plus 2 can be anything. मगर जो Oh God. जो जो ये कॉरिडोर में घूमे हैं बहुत सालों साल, वो अंदाजा लगा सकते हैं कि 2 plus 2 6 पे ही रुकेगा या 8 तक भी जाएगा या उसका 1 हो जाएगा। इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ये बहुत सीरियस ऑब्जेक्शन बन सकता है कि अगर हाईकोर्ट में ये एक्ट चैलेंज है ऑलरेडी और सुप्रीम कोर्ट ने ही उसको भेजा है हाईकोर्ट में, तो इनको भी वहां भेजा जाए। दिस कैन बी अ वेरी सीरियस ऑब्जेक्शन एज टू वेरी मेंटेनेबिलिटी ऑफ द पिटिशंस, ये हो सकता है। और ये ऑब्जेक्शन में स्ट्रेंथ भी है। This objection has a tremendous substance also because Supreme Court has done it already Yeah. with reference to 95 Act. So you are only challenging the amending of Act of 95. So go back and get tagged along and be with High Court. This is going to be an objection, and let us see how Supreme Court responds. Now, Supreme Court judges, as I say, they are not sitting in ivory tower. They are aware of the ground realities. So they know that this amending act is creating some issues in the society. So why not to urgently decide and close this issue one way or the other? That can be also a very reasonable angle. But for that purpose, again, one more issue will arise. Just now it occurred to my mind. Whether Delhi High Court petitions are going to be retransferred to Supreme Court. This is quite likely to be a request. Yeah. This is quite likely to be a request from Hindu side कि हमारे जो पिटिशन पेंडिंग है उसका ही अमेंडिंग एक्ट अगर अंडर चैलेंज है तो वो सब पिटिशन सुप्रीम कोर्ट लाया जाए, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स सुप्रीम कोर्ट अ पावर अंडर आर्टिकल 139 टू क्लब द पिटिशंस इन सुप्रीम कोर्ट फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री। सपोज एक ही मुद्दे पे वो हो चुका है बहुत बार ये। In multiple cases, वो रणबीर अलाहाबादिया, ये multiple cases they've been combined. हाँ जी, अर्नब गोस्वामी. हाँ, if they are pending in different high courts, no, that Goswami is different, that is CRPC. But Sure. if writ petitions are pending in different high courts relating to same or similar question of law, the Supreme Court has power under 139 to transfer all the petitions to self and decide the matter. So this is a third possibility. हो सकता है if Supreme Court wants to settle the issue once for all. And it is advised. आपने सर एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज बोली है, which is something I'm going to dig into a little bit, because आपने बोली कि भाई एक अर्जेंसी दिखानी पड़ेगी सुप्रीम कोर्ट को, because there is ground reality which is changing. We are seeing riots and this and that. And कहीं पे ये भी दिखता है because हमारे देश में कई and जो global politics है आप देखें उसके अंदर कोई चीज सीधी नहीं है. And these riots we know have been created. The question is, have they been created to put that pressure on the court कि देखो यार झगड़े हो रहे हैं. This has been the strategy. What was Shaheen Bagh? What is farmers that he said, see, court is not away from the society. Court is not sitting on some planet other than Earth. Court is with us only. And court can be informed about the problems which are being faced, apart from the judges take judicial notice of it. Calcutta High Court has done that, no? Calcutta High Court has done it. Yep. बोले तो सेंट्रल फोर्स लगा दो. हाँ, शाहीन बाग के समय सुप्रीम कोर्ट गॉट रेस्टलेस, बोले जाओ जरा किसी को भेजो, उनसे बात करो. लोगों को तकलीफ हो रही है, परेशान हो रहे हैं. अगर स्ट्रिक्ट लॉ की बात करती सुप्रीम कोर्ट, सर हटा दो उनको, would have been the order. Loss of business is that public order. Supreme Court has all the power. There's no issue about the Supreme Court's canvas of power. They could have issued that direction also, but they balanced it. Some humanitarian issue vis-a-vis law issue. Why don't you talk and end the issue? Brilliant point, I must say, sir. Ma'am, you wanted to add something. हाँ, इसमें मैं सर की बात से पूरी तरीके से एग्री करती हूँ कि दिस कुड बी देयर स्ट्रैटेजी टू पुट द प्रेशर ऑन द कोर्ट्स.
तो अगर सुप्रीम कोर्ट इस वजह से ये कहती है कि हम सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को सुनेंगे और जितनी भी पेंडिंग पिटिशंस है बिफोर डिफरेंट हाई कोर्ट उसको अपने पास बुला लेंगे, ये बहुत ही गलत प्रेसिडेंट सेट होगा, मुझे ऐसे लगता है। सबसे पहले इन लोगों को इमिडिएटली रोकना चाहिए, फोर्स पुलिस को डायरेक्शन देनी चाहिए स्टेट को कि ये जो हो रहा है वो इमिडिएटली बंद हो, क्योंकि फिर तो इनका ये रेगुलर रूटीन हो जाएगा। इनको पता है कि अगर हमें कुछ भी कोर्ट से करवाना है तो इस तरीके से हम करेंगे और कोर्ट पे प्रेशर आएगा और कोर्ट फैसला लेगी। तो ये प्रेसिडेंट नहीं सेट होना चाहिए, ये मैं कहना चाहती हूँ जी। मैम यही तो हुआ था। आप देखिए जिस तरह से जो इकोनॉमिक ब्लॉकेड इन लोगों ने करा है, एंड दे क्रिएटेड दैट ग्लोबल नैरेटिव कि देखिए भाई यहाँ पर तो मोदी सरकार पता नहीं क्या क्या कर रही है, एंटी फार्मर दिस दैट, एंड वी सॉ रिएक्शंस फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड इन स्पाइट ऑफ द फैक्टर कि आज जो फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं दे आर आस्किंग फॉर द सेम लॉज बैक। बाय द वे सम ऑफ द लीडर्स आर सेइंग यार वो लॉ अच्छे थे, जरा वापस ले आते हैं। तो भाई पहले जब लेके आए थे तब तुम बोलते हो नहीं, तब तो तुम कोर्ट में खड़े थे, एजिटेशन कर रहे थे। अब बोलते हो नहीं नहीं यार हमको तो लॉस हो रहा है, हमको वो लॉ वापस चाहिए। क्योंकि वही सर ने भी बताया ना कि ऐसे लोगों को वो जमीन पर लाते हैं जिनको टेक्निकली पता ही नहीं है कि वो लॉस है क्या, उनके बेनिफिट के लिए है या नहीं है, इसलिए वो भीड़ में लग जाते हैं जी। हाँ वो तो फिर क्राउड क्राउड मास मैनिपुलेशन सर। जी यस सर। Taking clue from Mamita ji, is it a right time now to respond in the language they deserve? Is a question, very serious question. Is it the right time? Today I was reading, the Chief Minister of West Bengal says, we have made our position clear. This law will not be implemented in our state. Our state? Whose state? Whose state, sir? You are the queen of the state. It's a religious charitable trust is a matter of concurrent list. Yeah. The parliament has all the power to enact laws. And you say that you are not going to implement. Is it not a time for cabinet to take a call of internal emergency for that state? Absolutely. वेरी वेल सेड, वेरी वेल सेड। Absolutely, sir. Actually, I'd add to this if you don't mind. Is it a time now for central government to talk a language that it means business? You say And you it's are not going to implement. The constitutional machinery in your state has failed. ट्रू। And if constitutional machinery in your state has failed, let the government, take let the charge. ministry go and take rest. क्रेडेंशियल Absolutely. रूल। Actually, sir, I'll add to something that you said. अभी देखिए लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से गुजरात में पोटेंशियल राइटर्स को वार्न किया गया है कल कि भैया हमको पता है, हमारे पास इंटेलिजेंस है, तुम ये कर रहे हो, वी आर वार्निंग यू, डोंट डू इट। ये इंटेलिजेंस है, और 2 बंदों को उठाया भी है, तो दे पिक्ड अप द लीडर्स एंड पुट देम इनसाइड। सर यूपी में संत बन गए ना सभी। सर मध्य प्रदेश में कल रात को क्या हुआ? दे संत ट्राइड इट, महात्मा जूते पड़े भाग गए सारे वहां से। हम्म, राजस्थान में दे ट्राइड इट, दे आर प्रोवोकिंग इन उत्तर प्रदेश। मॉस्क के अंदर जाके आप पिग का हेड फेंकोगे तो प्रोवोकेशन तो होगी। और बंदा कौन पकड़ा गया? यस सब नसीरुद्दीन, थैंकफुली। ठीक है। सो देयर इज दैट एस्पेक्ट, एंड आई थिंक दिस इज अ ब्रिलियंट पॉइंट दैट हैज कम आउट ऑफ दिस डिस्कशन, बिकॉज यही मेरे को एक आई वांट, मेरा ये पर्पस था जब मैंने मैम के साथ पहले कनेक्ट किया था, इज टू मेक पीपल अ लिटिल मोर अंडरस्टैंडिंग कि देखिए दिस इज अ गेम, एंड आई एम सॉरी मैं बहुत लाइटली बोल रहा हूँ, बट दिस इज एक्चुअली अ गेम इफ यू लुक एट इट। अब एक चाल यहाँ से चली गई तो एक चाल हम चलेंगे, एक चाल वो चलेंगे तो हम एक चाल चलेंगे। दिस इज एक्चुअली अ गेम, नोबडी रियली केयर्स। और जो बेचारा 3 बंदे जो मरे हैं, जो सर ने मेंशन करा है, nobody cares about that. They'll just become a talking point जब अब या न्यूज मीडिया में लोग झगड़ेंगे या सुप्रीम कोर्ट में जब डिस्कशन होगा तो they'll just become a talking point. Lastly, ma'am, although it's not in the purview, but जैसे अभी this is going to be quite a challenge for the courts as well, right? And एक और challenge अभी इन लोगों ने उठाया है, and the courts seem to be kind of taking certain calls as far as this is concerned. वो प्रेसिडेंट का जो अभी लेटेस्ट आया है, a lot of people say कि ये this is now going into governance, and here is where my question connecting to Waqf is, if Waqf as a bill has been passed by the parliament, can the court not come out and say साहब hello, I am not above the parliament, I have to follow the law जो parliament बनाता है, they have made this law, I have to follow it, thank you so much, please take your petitions away. That should be the logical thing to do.
सी दिस इज एक्चुअली द रूल। जो तीन हमारी बॉडीज हैं, जुडिशरी, लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव, तीनों के अलग अलग फंक्शंस इसलिए दिए गए हैं ताकि तीनों एक दूसरे के फंक्शंस में इंटरफेयर ना करें। सर ने एक सेशन में इसको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया था। तो दिस इज ओनली द पर्पस। अगर सब कुछ जो है कोर्ट ही करेगी तो फिर लेजिस्लेचर का क्या पर्पस रह जाएगा? And let me say this, ma'am, that's exactly what the one of the governors today, I'll tell you whom, मैं मतलब अभी सुबह ही पढ़ रहा था इसके बारे में. One of the governors has come out and actually opened up front and he said, Kerala governor, and he said कि sorry boss, I'm sorry, this is not acceptable. ये जो आपने करा है, this the state and the legislature जो है और जो people's parliament has much more power. He's challenged it already. How do you think this fight is going to go forward? Last question to you, ma'am, and of course a comment from sir as well. सी मुझे ऐसा लगता है, सी व्हाट विल हैपन इन फ्यूचर आई कांट टेल यू एग्जैक्टली, वी कैन ओनली एंटिसिपेट। बट जो आइडियली सिचुएशन क्या होनी चाहिए, आई कैन कमेंट ऑन दैट। जैसे आपने कहा कि ठीक है, लॉ को चैलेंज किया गया, पार्लियामेंट ने लॉ बनाया, तो इट इज अ ड्यूटी ऑफ द पार्लियामेंट ओनली टू इनेक्ट एनी लॉ। इट इज नॉट अ ड्यूटी ऑफ द कोर्ट टू इनेक्ट द लॉज। तो आइडियली तो यही होना चाहिए। और जैसे मैंने पहले बताया कि जब हिंदू पक्ष ने जब वक्फ एक्ट 1995 को चैलेंज किया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने वो पिटीशन डिसमिस करके उनको हाई कोर्ट में भेजा। तो या तो अभी भी वैसे ही करना चाहिए, जितने भी ये लोग आए हैं सुप्रीम कोर्ट में उनको ये बताना चाहिए कि ऑलरेडी जो मेन एक्ट को चैलेंज किया गया है वो पेंडिंग है बिफोर डिफरेंट हाई कोर्ट, तो आप अपने अपने अप्रोप्रिएट हाई कोर्ट में जाइए। दिस इज द बेस्ट सॉल्यूशन। या जैसे जी. सर ने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि एक काइंड ऑफ अर्जेंसी अराइज हो रही है बिकॉज ऑफ दिस, जो भी ये स्ट्रैटेजिकली जो प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है, तो हो सकता है सुप्रीम कोर्ट जो है जितनी ये 15-16 पिटिशंस फाइल हुई हैं उनको कंसोलिडेट करके, एंड इवन जो द पिटिशंस व्हिच आर पेंडिंग बिफोर डिफरेंट हाई कोर्ट्स, दे कैन सुप्रीम कोर्ट कैन कॉल दोस पिटिशंस बिफोर इटसेल्फ ओनली, एंड इट कैन क्लब all the petitions and pass the necessary orders. That can also happen. Sir, what would you say, sir? Sir, challenge to statute, challenge to validity of statute is known to the Constitution. Article 13 of the Constitution specifically permits judicial review. But the basic principle of constitutional law is that the act or enactment or the law made by the competent legislature is assumed to be constitutional unless shown otherwise. So when Supreme Court will look at the statute, the basic premise is that it is constitutional. Correct. And those who are challenging it, they have to show, they have to establish that how it is otherwise. And the validity of the statute can be challenged on the touchstone of breach of fundamental rights. And also directive principles, at times there are judgments of Supreme Court. बट फंडामेंटल राइट की यानी राइट टू रिलीजन, जैसे मैं 5 साल का जो बोला कि 5 साल का प्रैक्टिसिंग मुस्लिम, तो शायद वो राइट टू रिलीजन एज ए फंडामेंटल राइट विल बी एन इशू, इसमें कोई शंका नहीं है. हाँ? तो assumption is the statute is constitutional. तो पिटिशनर्स की बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है ये दिखाने की कि how it is not constitutional, and they have to establish कि it is breaching fundamental right. That is A principle. B principle, which it is high time that the people should be taught to adopt constitutional mechanism to deal with the legislative or executive steps taken by the government. It is high time. People must be taught in the way they deserve. अगर आपको कोई परेशानी है, गवर्नमेंट ने कुछ लॉ पास किया या ऑर्डर पास किया, तो कोर्ट में जाओ. ये अब बताने की जरूरत आ गई है. एवरी टाइम यू कांट ब्लैकमेल द गवर्नमेंट और पार्लियामेंट. एंड हु इज मैनिंग द पार्लियामेंट? रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल. इट इज अ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी. So our representatives enacting law means we are doing it. The constitution begins with we the people of India.
मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगी कि एक बहुत ही फेमस जजमेंट हुई थी केशवानंदा भारती, जिसमें बेसिक स्ट्रक्चर का कंसेप्ट लाया गया था। और ये इसमें कहा गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि कोई भी अमेंडमेंट हो सकती है प्रोवाइडेड इट डज नॉट चेंज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये जो वक्फ एक्ट में अमेंडमेंट्स हुई हैं, मुझे तो एक भी अमेंडमेंट ऐसा नहीं लगता जिससे बेसिक स्ट्रक्चर चेंज हुआ हो। इनफैक्ट लॉ ऑफ इक्वालिटी आया है। इनफैक्ट जो गरीब लोग हैं, इनफैक्ट जो मुस्लिम महिलाएं हैं, उनके फेवर में ये अमेंडमेंट्स की गई हैं। तो जैसे सर ने कहा, petitioners have to prove it whether these constitutional amendments या जो भी हैं ये they change the basic structure or not, or violate fundamental rights. violate fundamental rights. Yeah, I mean this is the point. But I must say, ma'am, thank you so much, and sir, आपने मेरे को टाइम दिया, because this is going to be a very interesting discussion going forward, and I think as a public हमको भी इसमें पार्ट लेना पड़ेगा। जी You know, ये चीज हम लोग बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते कि भाई वो उनका काम है, वो करने दो, जो करेंगे फिर बाद में देखेंगे, ऐसा नहीं होता। I think if the Supreme Court and the court systems of this country are connected to the ground, और एक साइड आवाज उठा रही है, I am not saying कि दूसरी साइड को राइट करना चाहिए या जमीन पे आना चाहिए। I think raising your voice is more than enough, but there are multiple places to do it. आप ऑनलाइन कर सकते हैं, आप चिट्ठियां भेज सकते हैं, there's a lot that can be done by citizens itself. So we need to also make our voice felt कि देखिए, this is something that the country needed, wanted, and this has to happen. Thank you so much for the time and establishing that with me, ma'am. To the audience, आप thank you अपने so comments much. please दीजिए, and please share a word of appreciation for both these wonderful people that have come and spent time with us on a Sunday to explain this particular thing. Namaskar, Jai Hind, Jai Bharat. Jai Hind. Jai Hind. जय हिंद, जय भारत।